नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा पाठक और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे कार्यक्रम रूबरू में। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसी दिग्गज हस्तियों से जिन्होंने समाज में ना सिर्फ नाम कमाया बल्कि एक पहचान बनाई। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये बात ऐसी ही शख्सियतों के लिए है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुझारूपन से इस समाज में एक मकाम बनाया और हमारे और आपके लिए एक उदाहरण बने। हमारे शो का मकसद है ऐसी ही दिग्गज शख्सियतों से आपकी मुलाकात बेहद करीब से कराना और रूबरू कराना उनकी ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन पहलुओं से। पुरानी कहावत है कि जल ही जीवन है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से अगर मैं ये कहूँ कि शुद्ध जल ही जीवन है तो आप मुझे गलत नहीं कहेंगे। पानी हमारे लिए वरदान है, न सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए बल्कि रोजमर्रा के सभी जरूरी कामों से लेकर शरीर को तरोताजा रखने तक ये अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अगर पानी शुद्ध ना हो तो ये वरदान की जगह अभिशाप भी बन सकता है। आपकी जीवन शैली और खान पान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप शुद्ध पानी नहीं पीते हैं तो आप कई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। अब जरा ये देखिए, पानी में ना दिखने वाले ये कीटाणु कई बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें से कुछ प्राण घातक भी हैं। आइए अशुद्ध पानी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में हर साल 3 करोड़ 77 लाख लोग अशुद्ध पानी के कारण बीमार पड़ते हैं, जिसकी वजह से 7 करोड़ 30 लाख कार्य दिवसों का नुकसान होता है। डायरिया से ग्रस्त होकर करीब 15 लाख बच्चों की मौत हर साल हो जाती है। जॉन्डिस के 70% मामले सिर्फ अशुद्ध पानी की वजह से होते हैं। गंदे पानी में रहने वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण टाइफाइड, हैजा, बुखार, वायरल इन्फेक्शन, पीलिया, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, दस्त, उल्टियां, नेत्र संक्रमण, ट्रिकोमा यानी जीवाणु संक्रमण हो सकता है। देश में 2 लाख बस्तियों में पानी रासायनिक प्रदूषण से युक्त है और देश के ज्यादातर लोगों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाना भारी चुनौती है। जबकि वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस हर साल 28% की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भारत में सिर्फ 1% लोगों तक ही आरओ सिस्टम पहुंच पाया है। इतना ही नहीं, आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि भारत की ज्यादातर नदियां अशुद्ध हो चुकी हैं और इनमें से कुछ नदियों का पानी तो किसी भी इस्तेमाल के लिए खतरनाक घोषित किया जा चुका है। ऐसे में सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर आरओ प्लांट लगाने की योजना बना रही हैं। आप भी अपने घर सप्लाई होने वाले पानी की टीडीएस लेवल की जांच कराएं। टीडीएस टेस्ट यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट आपको ये बता देता है कि पानी में मौजूद नमक और मिनरल की मात्रा सही है या नहीं। आरओ तकनीक पानी को न सिर्फ बैक्टीरिया मुक्त करता है बल्कि जरूरत से ज्यादा नमक या मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं उसे बाहर निकाल देता है और आपको मिलता है शुद्ध निर्मल पानी। और ये मुमकिन हो पाया है एक ऐसे ही व्यक्तित्व की वजह से जो अपने जुझारूपन और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक को न सिर्फ बेहतर बनाया बल्कि हम और आप तक पहुंचाया, और यही वजह है कि उन्हें प्योर वाटर मैन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं महेश गुप्ता। सर, आपने बहुत ही कम समय में आरओ सेगमेंट और मिनरल की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया। हाउ वाज द जर्नी? बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा मेरा ये। जब मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था मैं इतना बड़ा काम कर लूँगा, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि लोगों को तकलीफ़ है पानी की वजह से, तो उस तकलीफ़ को दूर करूँगा। और उस तकलीफ़ को दूर करते करते आज इस मुकाम पर पहुँच गया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कस्टमर्स जब हमारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वो बहुत खुश है। जी, निजी ज़िंदगी में क्या इस तरह की दिक्कत आपने खुद महसूस की थी जिसके बाद ये आइडिया क्लिक किया आपके दिमाग में? बिल्कुल। मैं तो पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ और पेट्रोलियम कंजर्वेशन पे काम करता रहा, जो आज भी करता हूँ।
वाटर की लाइन में मैं एक्सीडेंट से आया। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों जॉन्डिस से परेशान हुए 1977 में। तब तक मैंने कोई वाटर प्यूरीफायर घर में इस्तेमाल नहीं किया था और फिर पाया कि पानी की वजह से उनको बीमारी हुई है, तो रिसर्च करनी शुरू की एज ए साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड से। तो पता लगा कि पानी को प्यूरीफायर करना ज़रूरी हो गया। तो ज़रूरी हो गया तो फिर सबसे बढ़िया प्यूरीफायर लेना है। अब मार्केट में घूमे, पता किया क्या क्या प्यूरीफायर अवेलेबल है, तो देखा कि जिस तरह का प्यूरीफायर चाहे वो नहीं मिला हमें। फिर हमने कहा खुद ही बना लेते हैं और बनाया। और कंपनी चलती थी, पार्ट इंपोर्ट करे, अपनी फैक्ट्री थी, उसमें बनाया। और जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो देखा बहुत बढ़िया है। फिर हमारे मन में आया कि जब एक अच्छी चीज़ हमने बनाई है जो लोगों को ज़रूरत है तो उसको लेके जानी चाहिए लोगों के पास में, तो इसका बिजनेस शुरू किया जाए और इस तरह शुरू हो गया काम। जिस वक्त आपने ये सोचा कि अब इसको और लोगों तक पहुंचाया जाए, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता मार्केट में आना। और कैसे कैसे शुरुआत करी, वो पहला कदम क्या था? बहुत चैलेंज था, क्योंकि मैं तो कभी कंज्यूमर लाइन में काम नहीं किया था। हमारी कंपनी काम करती थी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, जिसके प्रोडक्ट बनाया, इंडस्ट्री में गए, इंडस्ट्री में बेचा उसको, ऑयल कंजर्वेशन की बात की। हम लोग कंज्यूमर लाइन में कभी नहीं थे, बट लेकिन मन में ये ख्याल आया ये काम करना है, तो कैसे करना चाहिए। एक कंपनी होती थी यूरेका फोर्स, जिनका एक्वागार्ड के नाम से बहुत फेमस था, वो वाटर प्यूरीफायर बनाते थे, बट उनके पास भी इस तरह के प्यूरीफायर नहीं थे। उनके प्यूरीफायर पानी में घुली अशुद्धि नहीं निकालते थे। हमने जो प्यूरीफायर बनाया था वो पानी में घुली अशुद्धि निकालते थे। तो कैसे मार्केट करें, तो हम लोग जैसे बिना जाने ही जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं वैसे शुरू कर दी हमने। घरों मतलब फैक्ट्री में जाते थे, घरों में गए, फैक्ट्री वालों को बोला भाई आपके लिए, घर के लिए अच्छा है, लेकिन कौन विश्वास करेगा। 20,000 रुपये का बेचते थे 98 में, बता रहा हूँ मैं आपको, जबकि एक एक्वागार्ड 4,000 रुपये का मिलता था। लोग कहते थे आप मजाक करने आए हो कि 20,000 रुपये की चीज़ बेचने आए हो। हम कहते थे उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको बीमारी खत्म होगी, ये चीज़ होगा, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो बड़ी तकलीफ आई, लेकिन शुरुआत की हमने। और लेकिन ये विश्वास था उस वक्त हमको कि कुछ भी बेचा हमने, चाहे 5 पीस बेचे एक महीने में, लेकिन जिन लोगों को बेचे वो बहुत खुश हुए। तो मन में विश्वास था कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, क्योंकि आप जानते थे कि इसके फ़ायदे कितने हैं। सो यू वर ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि ये एक ना एक दिन ज़रूर मार्केट। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को फ़ायदा हुआ तो इसका मतलब सबको फ़ायदा हुआ, और जिनको थोड़ों को बेचा तो फ़ायदा हुआ। फिर जैसे जैसे जर्नी रही, फिर सीखा कैसे कैसे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। तो ये सब तो हिस्ट्री है ही आपके सामने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी उतने ही एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि केंट किस तरह से काम करता है, केंट किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है। तो क्यों ना एक नज़र डाल लें आपकी फैक्ट्री पर जहाँ मैन्युफैक्चर होता है केंट फिल्टर और प्योरीफायर। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी फैक्ट्री में आप आए, और अब मैं आपको अपने फैक्ट्री में, प्लांट में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हम प्यूरीफायर कैसे बनाते हैं। आइए। उन्नीस 1998 में जब केंट आरओ प्यूरीफायर की शुरुआत हुई, तब ना ही ये केंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी बड़ी थी और ना ही केंट प्यूरीफायर्स की इतनी डिमांड मार्केट में थी। पर धीरे धीरे केंट ने अपने कंज्यूमर्स का विश्वास जीता और आज एक दिन में अलग अलग मॉडल्स के 3,000 से ज्यादा प्यूरीफायर्स इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाए जाते हैं। यहाँ एक शिफ्ट में 700 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। श्री महेश गुप्ता ने न सिर्फ अपने कर्मचारियों को ट्रेन किया, बल्कि क्वालिटी को लेकर इन्हें सजग बनाया। 6 महीने की मशक्कत और रिसर्च के बाद 3 स्टेज में पानी को शुद्ध करने वाले आरओ प्यूरीफायर का मॉडल तैयार किया गया। इनकी फैक्ट्री बहुत ही सिस्टमैटिक है और इसे खास बनाते हैं यहाँ के कर्मचारी, जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत और निष्ठा से केंट को एक मुकाम पे पहुंचाया। आइए हमसे मिलते हैं। Hello sir, how are you? Most welcome.
थैंक यू। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? डे स्टार्टिंग बड़ी नॉर्मल है। 6 बजे विश्राम से निकलता हूँ और दिनचर्या पूरी करके एक मॉर्निंग वॉक आधे घंटे के लिए और न्यूज़पेपर पढ़ना, मेडिटेशन, पूजा करना। तो इस तरह से एनर्जी बटोर के आप ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद हाउ यू चैनलाइज थिंग्स? एक चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ, मेरा ऑफिस जाने का टाइम फिक्स नहीं है। जो काम आ गया या मेरी मेल में या टेबल पे, उसको ख़त्म करके जाता हूँ, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। बिकॉज हमारे एक डिसीजन से बहुत लोगों की चेन इफेक्ट होती है। अगर ऑफिस में किसी को डिसीजन चाहिए तो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर डिसीजन। सो मेरे डिसीजन से एकदम क्विक होने चाहिए। तो ये मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्योरीफायर्स, फिल्टर्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अगर किसी को प्योरीफायर खरीदना है देन व्हाई कैंट? हम अपने प्रोडक्ट को ही बिल्कुल अलग तरीके से बनाते हैं और कस्टमर को देख के बनाते हैं, कंपटीशन को देख के नहीं बनाते हैं। कैंट ये देता है कि प्योरीफायर क्यों लगाए, क्योंकि पानी को शुद्ध करना है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। ये मेरा मैसेज है और ये मैसेज को हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो डिलीवर करे और कंज्यूमर के माइंड में भी वो सेट हो। सबसे शुद्ध पानी क्यों दे? फिर दूसरा सवाल उठता है, क्योंकि हम आरओ प्योरीफायर नहीं, हमारा मिनरल आरओ प्योरीफायर है। आरओ प्योरीफायर मिनरल्स निकाल देते हैं, हम लोग उस मिनरल्स को उसमें बरकरार रखते हैं। हम डबल प्योरीफिकेशन करते हैं, आरओ के बाद यूवी से प्योरीफाई करते हैं ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया बाहर नहीं जा सके। हम इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड की बेस्ट लेबोरेटरी से सर्टिफाइड हो। खाली आईएसआई से नहीं, आईएसआई के तो स्पेसिफिकेशन नहीं है, एनएसएफ, डब्ल्यूपीए उससे सर्टिफाई करते हैं। हमारे प्योरीफायर्स पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं करते, जीरो वेस्टेज वाले प्योरीफायर करते हैं। और इसे बड़ी खूबसूरती से कमर्शियल में, एड में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी कहती हैं केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हमने कहा था कि हम इनसे पूछेंगे कि हेमा मालिनी को एज अ ब्रांड चुनने के पीछे क्या वजह थी? माय प्लेजर टू शेयर दिस। सेल्स बढ़ानी है और लोगों तक पहुंचना है तो हमको एक ब्रांड एम्बेसडर भी चाहिए ताकि जिसके ऊपर लोग विश्वास करें और जिस करके वो एडवर्टीजमेंट को देखें। तो फिर अब ब्रांड एम्बेसडर कैसी होनी चाहिए? हमने सोचा सेलिब्रिटी में एक फिल्म स्टार हो तो बहुत बढ़िया है। अब फिल्म स्टार में भी फीमेल हो, क्योंकि हमें हाउस वाइफ को प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि प्योरीफायर तो हाउस वाइफ लेती है। वो मिडिल एजेड होनी चाहिए, शुड नॉट बी लाइक यंग फिल्म स्टार है, लाइक ए हीरोइन हु इज जस्ट कमिंग। तो मिडिल एजेड होनी चाहिए और उसकी मास अपील होनी चाहिए, उसकी फैमिली होनी चाहिए, शी इज एक्सपीरियंस्ड, शी हैज अ हाउस होल्ड, एज ए हाउस होल्ड। तो उस केस में हमको हेमा मालिनी जी बिल्कुल परफेक्ट नजर आएंगे उसमें। आप देखिए ये इस साइट पे हम लोगों ने जब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे तो हिज होलीनेस श्री रविशंकर जी आए थे, हमारी ब्रांड एम्बेसडर हेमा जी और ईशा जी। उनके साथ जब हम लोगों ने 2006 में प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो वो उस तब की तस्वीरें हैं। उसी के साथ आप 2 अवार्ड्स देख रहे हैं। हम लोगों को अभी लॉस एंजलिस में अवार्ड मिले थे, पावर ब्रांड्स के अवार्ड मिले थे, वो दोनों अवार्ड आप देख रहे हैं। बेस्ट डोमेस्टिक वाटर प्योरीफायर के अवार्ड हमें मिले हैं 2010-2011 में। ये आप मोमेंटोस देखिए। बेस्ट डोमेस्टिक वाटर प्योरीफायर अवार्ड है, यूनेस्को से मिले हैं हमको, 3 साल लगातार मिले हैं हमको। और ये पवन बंसल जी उस वक्त वाटर रिसोर्स मिनिस्टर होते थे, उन्होंने अवार्ड दिए थे। ईटी नाउ ने हमको अवार्ड दिया, लीडर्स ऑफ टुमारो अवार्ड 2012 में मिला था हमने को। और ये अभी हमको अवार्ड मिला है एशियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड, अभी उभर के जो हमारे हैं तो वो अवार्ड मिले हैं हमें। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिकग्निशन आपकी कंपनी को मिला है। ये सर्टिफिकेट्स हैं प्रूव कर रहे हैं। अच्छी खासी नौकरी, अच्छा पोजीशन छोड़कर और फिर बिजनेस में आना, वो रिस्क फैक्टर उसको कैसे लिया आपने? उसमें यंग भी रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो रिस्क लेने में तकलीफ नहीं होती है। और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, दिस लाइफ एंड दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। अगर आप कोई चीज़ फिक्स नहीं है, हम समझते हैं ये सॉलिड रॉक है लाइक कॉन्क्रीट, बट वो भी सांस लेती है, वो भी लाइफ है उसके अंदर। जो हम वस्तु को वो समझते हैं सॉलिड है, वो सॉलिड नहीं है, वो तरल है, वो तरल नहीं गैसियस स्टेट में है। अगर आप माइक्रोनिक जाएंगे, हर एक चीज़ एटम से बनी है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एटम घूम रहे हैं, एटम घूम रहे हैं, वो सॉलिड नहीं है। तो लाइफ में अनसर्टेनिटी होना बहुत वाजिब है और आप जितनी अनसर्टेनिटी के साथ चलेंगे वो लाइफ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे आप। तो होल जर्नी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू माय माइंड इज़ टू एक्सप्लोर दिस अनसर्टेनिटीज। मुझे लगता है बहुत से यंगस्टर्स आपकी बातों से बहुत प्रभावित होंगे और उसे फॉलो करेंगे। सो थैंक्स अलॉट, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला। और अब हम अपने प्रोग्राम के, हमारे शो के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां उनके पर्सनल लाइफ में हम
थोड़ा झांकेंगे उनके पूरे परिवार के साथ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनके ड्राइंग रूम में, पूरी फैमिली मेरे साथ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। सबसे पहले आपसे यही आप लोगों से यही जानना चाहूँगी कि इस तरह के फुर्सत के पल कितने मिले हैं आप लोगों को? ऐसे तो जनरली देते हैं, संडे को हाफ डे तो देते ही हैं। उसके बाद इनका अपना फ्लाइट बन रही है, काफ़ी वहाँ जाना होता है। मैं समझ सकती हूँ कि इनको टाइम मिलता ही नहीं है बाकी दिन तो संडे को तो जाना ही पड़ेगा, ज़रूरी काम है तो। और शाम को थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। जी। वरुण गुप्ता उनके बेटे भी यहाँ पर हैं। और आपने बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है फादर का? हाँ, मैं पिछले 7 साल से उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ बिजनेस में। आप कितना समय दे पाते हैं फैमिली को? जी। फैमिली को मैं पापा से ज़्यादा समय दे पाता हूँ। संडेज़ को मैं अपना ऑफ ही रखता हूँ। जनरली काम, ऑफिस के काम को अवॉइड ही करता हूँ अगर काम हो ही भी तो। मिस्टर गुप्ता की बेटी सुरभि गुप्ता भी हमारे साथ हैं। सुरभि, डॉटर्स थोड़ी डिमांडिंग होती हैं, ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, स्पेशली फादर से। कभी शिकायत की है कि आप वक्त नहीं देते हमें? हाँ, बचपन में मुझे लगता था, तब ये समझ नहीं आता था कि क्यों हम लोगों को टाइम नहीं मिलता। मगर अब मैं समझती हूँ कि पापा ने जो इतनी मेहनत करके ये बिज़नेस खड़ा किया है और हम सबको जो भी एडवांटेजेस मिले उससे, वो सब उनकी मेहनत की वजह से है। रिद्धिमा गुप्ता इस घर की बहू, शादी के बाद इस घर की जो सबसे अलग चीज़ आपको लगी? ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, इधर एटमॉस्फेयर सेम है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। मेरे घर इधर भी जैसे मम्मी पापा से बिल्कुल आराम से ऐसे बात कर सकते हो। ये लोग एक बहू वाली फीलिंग नहीं देते। नो डाउट सक्सेस हैज़ अ प्राइस, यू हैव टू पे दैट। आप कभी कभी ये फील करते हैं कि कुछ स्पेशल मोमेंट्स मैंने मिस किए? नहीं, ऑब्वियसली जब हम काम में बिजी रहे तो फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था। और जब बच्चे छोटे थे तो ऑब्वियसली उनको फीलिंग आई होगी, उस वक्त शायद मेरे को इतनी फीलिंग नहीं आई होगी, इसलिए क्योंकि जब काम में बिजी रहे तो काम में बिजी रहे। वैसे बच्चों ने जो कहा वो आपने सुना ही पूरी बात। लेकिन पूरे फैमिली को वेल नेट रखने की जिम्मेदारी मुझे लगता है सुनीता जी पर आ गई होगी पूरी तरह से। और आपने मुझे ये भी बताया था कि ये हमेशा से एक सर्विसमैन के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। सुनीता जी, आप बताइए कि क्यों जब इन्होंने ऐसा सोचती थी, पर इनके साथ भी शादी करके जब बाद में बिजनेस में भी आ गए तो भी अच्छा लगा मुझे। वो पहले एक शादी से पहले एक डर होता है, फियर होता है, वो सब इनके साथ है। थोड़ा मिस करा इनको क्योंकि बहुत हेक्टिक थी इनकी लाइफ। बच्चों का सारा लोड, पेरेंट्स का सारा लोड मेरे ऊपर आ गया, पर ठीक लगा मुझे धीरे धीरे। 1-2 साल ऐसा लगा। उसके बाद जैसे बिजनेस स्टार्ट हो गया तो अच्छा ही लगा कि ठीक है, कुछ अचीवमेंट पाई है हस्बैंड ने, तो कुछ तो मिस करना ही पड़ेगा। अच्छा, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना है आपके बिजनेस में? किस तरह से आप उनको समझा रहे हैं अपना काम? नहीं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट पूरी फैमिली का इन्वॉल्व है। मिसेस सुनीता बिल्कुल बिजनेस में रही हैं हमेशा से। हम जॉब में आए तो ये तो मेरी फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा इसके बारे में बताइए भाई। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके हाथ में है। हाँ, जनरली तो होम मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन उनको बिजनेस में हमारे पिताजी ने सिखाया है, उनको समझाया कि अगर महेश बिजनेस शुरू करने वाला है तो तुमको बिजनेस को संभालना आना चाहिए। तो इनको इतनी ट्रेनिंग दी गई, बैंक में जाना, बैंक में संभालना। शुरू में जब जैसे मैंने कहा बिजनेस शुरू किया तो सब कुछ काम अपने आप करना था, तो ये काम देखती थी। और अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर तो मेरी यही है। मुझे को तो पैसा नहीं समझ में आता, इनको सब समझ आता। ओहो, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ऐसा कुछ सिखाया जो मेरे पेरेंट्स ने शायद नहीं सिखाया था। मैं तो बिल्कुल कमर्शियल भाषा जानती नहीं थी, कोई लेटर कमर्शियल पढ़नी नहीं आती थी ठीक से, बट मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सब सिखाया। ठीक है, 1-2 महीने लगे मुझे, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट आने लगा तो इनका साथ दिया मैंने। सर ने तो हमें बहुत कुछ बताया, कैंट कैसे शुरू हुआ, क्या क्या उसमें मेहनत लगी, कितने लोगों का साथ मिला, क्या क्या चैलेंजेस थे। आप लोगों से भी जानना चाहूँगी। मैम, सबसे पहले आप बताइए, जब शुरुआत जब हुई तो क्या क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से आप लोग सपोर्ट पिलर बने सर के लिए? यही कि बस इनको घर से थोड़ा फ्री रखते थे। घर में कुछ भी प्रॉब्लम है इनको जल्दी जल्दी बताते नहीं थे, ताकि ये बिजनेस में अपना ध्यान दें। हर छोटी छोटी बात में इन्वॉल्व नहीं करते थे। घर में कुछ भी है, बच्चों की पढ़ाई है, कुछ है, दुख सुख है, कुछ नहीं, इनको जल्दी से बताते थे हम लोग कि ठीक है अपने बिजनेस में लगे हैं। वरुण, आपको आइडिया था कि इतना बड़ा प्रोडक्ट बनेगा आपका और एक दिन एक हाउस होल्ड नेम हो जाएगा? कैसा लगता है व्हेन यू सी जो स्टेटस आपके फादर का है या जो बिजनेस इन्होंने इस्टेब्लिश किया है? ये तो कभी ड्रीम भी नहीं करा था कि इतना पापा का सोसाइटी में नाम होएगा, एक नेशनली नोन ब्रांड के कोई क्रिएटर एंड मालिक होंगे, तो ये तो कभी इमेजिन नहीं करा था। जब केंट आर ओ शुरू करा था
उस 98-99 में मैं मेरे ख्याल से 9th-10th क्लास में होता था। तो उस टाइम वाटर प्यूरीफायर में खाली एक्वागार्ड मिलता था, तो जो फ्रेंड्स से डिस्कस करते थे कि नया वाटर प्यूरीफायर बना रहे हैं पापा, तो उनका भी कहना, वो भी हंसते थे कि एक्वागार्ड तो सबके घर में होता है, तुमने ये क्या नया बिजनेस शुरू करा है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो हम सब तो बच्चे थे, तो समझ नहीं आता था क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो लेकिन उन सब चीज़ों को आज वापस सोचा जाए, पहले जो 10-12-15 साल पहले लोग डिस्कस करते थे, लगता था कि मतलब किसी की इतनी सोच ही नहीं थी कि एक्वागार्ड जैसे एक बहुत बड़े ब्रांड को ओवरटेक करके कैंट इंडिया में एक नंबर 1 ब्रांड बन जाएगा। और पापा की मेहनत रही है, सोच रही है, उसी की वजह से सारा आज पॉसिबल हुआ है। आप तो कई बार अवार्ड्स भी लेने गए हैं। आई हैव सीन योर पिक्चर्स टेकिंग अवार्ड्स लिए हैं, लेकिन पापा के ही बिहाफ पे लिए हैं। हाउ वाज द फीलिंग? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड लगता है कि मेरे फादर इतने हाई पोजीशन पे पहुंचे हैं। मेरे लिए तो आइडल ही रहे हैं, मेरे तो गुरु ही रहे हैं। मेरे चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, मैंने हर दफ़ा उन्हीं को कंसल्ट करा है। मैंने किसी और को जाके बाहर कभी नहीं कंसल्ट करा, और जब भी इनके सजेशंस और आइडियाज़ फॉलो करे हैं तो लाइफ में सक्सेस ही मिली है। सुरभि, कभी ऐसा हुआ कि कभी आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि भाई हम कैंट आरओ यूज़ कर रहे हैं एंड यू फेल्ट टॉप ऑफ द स्काई कि ये तो हमारी कंपनी है, मेरे फादर की? नो डेफिनेटली, एवरीबडी अब तो सब फ्रेंड्स सबके पास कैंट की ही मशीन है, और काफ़ी बार लोगों ने तारीफ़ करी है कि हम कैंट की मशीन यूज़ करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि आई कम फ्रॉम द सेम फैमिली। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में कुछ बताइए। मैं कॉलेज 5 साल IIT कानपुर में पढ़ा हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है। आज की तारीख में भी, हमारे टाइम पे तो दी बेस्ट होता था। द बेस्ट प्रोफेसर्स ऑफ द वर्ल्ड वर्क विद दोज प्रोफेसर्स। तो बहुत अच्छी खुशकिस्मत रहे हम लोग कि ऐसे कॉलेज से पढ़े हम लोग। टेल मी अबाउट योर यूथ टाइम। मेरे घर में मुझे हमेशा डांट पड़ती थी जब मैं स्कूल में होता था कि तुम खेलने निकल जाते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। तो मम्मी से भी डांट पड़ती थी, भाई से भी डांट पड़ती थी, और जब नंबर में क्लास में फर्स्ट आते थे तो खुश हो जाते थे। कुछ मस्ती टाइम बताइए। नहीं, मेरा ज़्यादा रुचि ब्रिज में रही है, जो कार्ड गेम है। कॉलेज के टाइम से ही हम लोग कार्ड गेम में बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। म्यूजिक, मूवीज, इन चीज़ों से कितने अटैच? 3 इडियट्स भी देखी थी। 3 घंटे आराम से बैठ लेते हैं सिनेमा हॉल में। बाहर आके बोलते मेरे 3 घंटे लाइफ के खराब कर दिए तुम लोग। That's why I asked. वहाँ म्यूजिक का काफी शौक है आपको। तो म्यूज़िक मतलब जो मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं। फेवरेट सिंगर? किशोर कुमार। अपनी पत्नी की कोई एक ऐसी बात बताइए जो आप किसी भी दूसरी महिला में नहीं देखते। अगर पत्नी की कोई भी चीज़ दूसरे में देख लेंगे तो भी तो गलत काम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक रैपिड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। पूछिए। आप ये बताइए कि आपकी पत्नी ने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की है? ये पढ़ी है पंजाबी बाग में। उनका फेवरेट कलर? उनका फेवरेट कलर तो अपना जो आज उन्होंने पहना हुआ ये फेवरेट कलर है उनका। मेरे पसंद से। आपके पसंद से। और फेवरेट डिश क्या है? उनको फेवरेट डिश, उनको तो पूरी की सब्जी अच्छी लगती है। किस भगवान में उनकी सबसे ज़्यादा आस्था है? हनुमान चालीसा बहुत अच्छी तरह से पढ़ती है। और उनका सनशाइन क्या है? उनका सनशाइन, अब वो मेरे को तो ध्यान नहीं उनका। जवाब इन्होंने सही दिए। सुरभि, आप कोई 3 नेगेटिव बात बताइए मिस्टर गुप्ता के बारे में। पापा बहुत ज़्यादा रैशनल माइंडेड है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, बट शायद मैं सोचती हूँ लाइफ में हर चीज़ रैशनल नहीं होती, इमोशनल भी होती है, तो दोनों एस्पेक्ट्स को देखें वो। दूसरा, फैमिली को टाइम और दे सकते हैं अगर उनके पास टाइम है तो। तीसरी चीज़ मुझे लगती है कि पापा ने इतने साल बहुत मेहनत करी है, और अब वो अपने खुद के इतना उन्होंने जो लग्जरीज हम सब फैमिली को दी हैं, जितना हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। अब हम अपने शो के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं चाहूँगी कि नए एंटरप्रेन्योर के लिए आप कुछ संदेश दें। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हर आदमी को हक है सपने देखने, और उनको सपने देखने चाहिए और अपने सपने पे बिलीव रखना चाहिए। अगर इंसान सपने देखता रहे तो वो कभी ना कभी सच हो जाते हैं। ये कहना है रूबरू के हमारे आज के खास मेहमान श्री महेश गुप्ता जी का। उनके साथ मुलाकात यही खत्म होती है, लेकिन हम वादा करते हैं कि अगली बार रूबरू में हम मिलेंगे किसी खास शख्सियत से जिन्होंने कामयाबी की कहानी लिखी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रूबरू। नमस्कार।